हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्मा ज्ञान बाई वैभव अग्निहोत्री। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था सेल की स्ट्रक्चर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सेल मेम्ब्रेन, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या फिर बायो मेम्ब्रेन भी होता है। आई रिपीट अगेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये मेम्ब्रेन थिन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। इसी के अलावा इसके अंदर जो फ्लूइडिक प्रॉपर्टी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक फ्लूइडिक प्रॉपर्टी होती है। वो फ्लूइडिक प्रॉपर्टी की वजह से हम इस मेम्ब्रेन को डायनामिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। डायनामिक मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है, इसके अंदर जो ये फॉस्फोलिपिड के ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये फॉस्फोलिपिड के ग्रुप्स अपनी जो पोजीशन होती है उसको चेंज करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो ये वाला एक फॉस्फोलिपिड का एक ग्रुप है जो कि यहाँ से इस जगह पर आ सकता है, या फिर ये वाला फॉस्फोलिपिड का ग्रुप यहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन ये फॉस्फोलिपिड के जो ग्रुप्स होते हैं, ये अपनी मेम्ब्रेन को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, अपनी पोजीशन को ही शिफ्ट करते हैं। अपनी मेम्ब्रेन को छोड़ करके ये फॉस्फोलिपिड के ग्रुप कहीं नहीं जाते। ठीक है। इसके बाद में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। इसका जो मेन फंक्शन होते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हमारे सेल के अंदर कुछ प्रोसेस को कंडक्ट कराने में हेल्प करती है, जैसे कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस करवाती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी नेसेसरी एलिमेंट का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर करना, उसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस किसी भी एलिमेंट का सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाना, उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही हो पाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस करवाना। इसके बाद में ये जो साइट होती है, इट इज एन एक्टिव साइट फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक्टिव साइट फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है कि ये कुछ सिग्नलिंग भी करती है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए WBC का, तो WBC जो होती है उसको हम लोग एक ईटर सेल के नाम से भी जानते हैं। ईटर सेल उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही किसी भी इंजर्ड साइट पर WBC प्रेजेंट होती है और वो अपनी ही प्रॉपर्टी की सेल्स को अपनी ओर इनवाइट करती है और जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने का काम करती है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई फंगस इन्फेक्शन है, कोई भी फंगल एजेंट है जो कि बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसको किल करती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो होती है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन भी करवाती है। इसके अलावा इसका जो एक फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सेल जंक्शन में भी हेल्पफुल होती है। सेल जंक्शन यानी कि दो सेल का या दो से ज्यादा सेल का आपस में जुड़ना और एक टिश्यू का निर्माण करना। ठीक है। इसके बाद में इसका जो फंक्शन होता है, एक और फंक्शन होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो अपनी ही सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए इसका फंक्शन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज हेल्पफुल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। ठीक है। एंड इट इज हेल्पफुल इन टू प्रोवाइड द शेप एंड द साइज ऑफ सेल। राइट। ये बात हुई इसके कुछ फंक्शंस की। इसके बाद में अब हम लोग एक चीज और जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल एंड डिफरेंशियली परमिएबल। ये जो तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका मतलब एक ही होता है, बस हम लोग इनको प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से करते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, यानी कि देखिए कि सिलेक्टिवली इसमें से कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही क्रॉस कर सकते हैं। मीन्स जो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ट्रेवल करना विदाउट यूजिंग एनर्जी। मीन्स वो जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की, उसके थ्रू सिर्फ सिलेक्टिव एलिमेंट्स ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, चाहे वो सेल के अंदर वाला हिस्सा हो चाहे वो सेल के बाहर वाला हिस्सा हो। ठीक है। इसी तरीके से सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब भी यही होता है, सेमी परमिएबल का भी मतलब यही होता है और डिफरेंशियली परमिएबल का भी मतलब यही होता है। और ये सब क्यों कहा गया, ये चीज मैं आपको जब स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूंगा तब मैं आपको बताता हूं। तो
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में। तो जो स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो स्ट्रक्चर होती है वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से। और एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो होता है उसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जो एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो बना हुआ होता है एक फॉस्फेट ग्रुप जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग नेचर होता है इस ग्रुप का। और नीचे इसमें जो दो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं वो होती है फैटी एसिड्स की। दो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट का ग्रुप मिलकर के बनाता है एक फॉस्फोलिपिड। ठीक है, जबकि जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं इनकी जो नेचर होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक, जिसको हम लोग दूसरे आसान से वर्ड्स में कह सकते हैं वाटर हीटिंग। ठीक है, और कुछ जगह पर आपको वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल के नाम से भी ये चीज मिलेगी। ठीक है ना, तो इसी तरीके के काफी सारे जो होते हैं कि फॉस्फोलिपिड के ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। और बाइलेयर का मतलब ये होता है कि ऊपर की तरफ भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और नीचे की तरफ भी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और इसी तरीके से कुछ अरेंजमेंट इनका हमको दिखाई देता है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं हमारे प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लोग उनकी प्रेजेंस के हिसाब से, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, जो पोजीशंस होती हैं उसके हिसाब से उनकी अलग अलग नेमिंग करी गई है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स की। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब यही होता है कि वो प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के ज्यादा अंदर ना हो या फिर सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, उसको एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी ग्लोब्यूलर होती है, थोड़ी सर्कुलर होती है, इसीलिए इनको हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं इन्हीं के ऊपर हमारा एक जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, ये प्रोटीन तो पहले से ही है, इसके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो ये मिलकर के बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना, इसके बाद में कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे हुए हैं पूरी तरीके से। सेल मेम्ब्रेन के आउटर में एक्सटीरियर पोर्शन में भी हैं और इंटीरियर पोर्शन में भी हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से हम लोग इन प्रोटीन्स को कह देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन। ठीक है ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब तो ये होता है कि ये जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर काफी डीप में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस भी करते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस करे हुए होते हैं। फिर चैनल प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है सेल मेम्ब्रेन में, उसमें ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं ये एटीपी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी रिलीज करते हैं और एनर्जी की वजह से ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में ही कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मॉलिक्यूल से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स मिलकर के बनाते हैं कि ग्लाइकोलिपिड। और इसके अलावा इसमें एक और ये ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जो कि होता है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल ग्रुप होता है वो सेल मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड रहता है और ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और इसका ये काम होता है कि ये जो वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने नहीं देता। जबकि जो ये कोलेस्ट्रॉल हुआ, ग्लाइकोलिपिड हुआ या फिर ये ग्लोबुलर प्रोटीन हुए, ये किसी एक साइड पर प्रेजेंट नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन के दोनों में से किसी भी जगह पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हीं का मेन फंक्शन होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हैं और इसके अलावा ये एक इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। इंडिकेटर की तरह काम करने का मतलब ये होता है, फॉर एन एग्जांपल मैं ये वाला प्रोटीन ले लेता हूं जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन होता है ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो फैगोसाइट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये जो सेल है ये हमारे बॉडी की ही सेल है, कोई बाहर का पैथोजन नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। आज की वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही है। आगे वाले वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, जो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।